अरे अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? तुम्हारे बड़े बेटे की बहू इस घर में आ चुकी है, उसकी आरती उतारो। जब अपने पसंद की बहू इस घर में लेकर आ गए हो तो आरती भी खुद उतार लो। मुझसे क्या कह रहे हो? पता नहीं क्यों गांव की गवार को उठाकर मेरे घर की बहू बना दिया। खामोश रहो सुलोचना, जगह देख कर बात करो। ऐसे शुभ मौके पर मनहूसियत मत फैलाओ। छोड़ो, मैं ही कर देता हूँ। बहू, तुम अपनी सास की बात का बुरा मत मानना। और हाँ, घूंघट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा अपना घर है। शुक्रिया पापा जी। वेलकम भैया भाभी, आप दोनों थक गए होंगे, रेस्ट कर लीजिए, लेकिन उससे पहले मेरा नेक दे दीजिए। हाँ हाँ, ये लो। अगर तुम लोगों का दिखावा हो गया हो तो अपने अपने कमरे में निकल लो। और हाँ बहू, कल सुबह जल्दी उठ जाना, घर की साफ सफाई और उसके बाद पहली रसोई का खाना बनाना है। जी माँ जी। फिर अंकुर अंशिका को पैसे दे देता है और बाकी सब लोग भी आराम करते हैं। अगली सुबह 5 बजे का अलार्म बजता है और बहू उठकर नहा धोकर दरवाजा खोलती है। इतने में सास गुस्से से बहू का हाथ मरोड़ देती है। क्यों री, दरवाजा खोलने में इतनी देर लगाते हैं? टाइम से उठा नहीं गया? फटाफट सफाई कर ले अब। माँ जी, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। ए, अपने टेटुए की आवाज अंदर रख, वरना तेरा टेटुआ दबा दूंगी। मेरा बेटा तेरी आवाज ना सुन ले। अपने दर्द की सिसकियों को बहू अंदर ही कर लेती है और सास हाथ झटक कर चली जाती है। बहू को झाड़ू लगाने में भी हाथ में दर्द हो रहा था। मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, झाड़ू भी नहीं पकड़ी जा रही। मैं तैयार होकर बाहर आ गई थी, फिर भी माँ जी ने मुझे सुनाया। मम्मा। जैसे तैसे माधवी घर की सफाई करके पहली रसोई का खाना बना देती है, फिर ससुराल वालों को खिलाती है। सब बार बार खाना मांगते हैं, लेकिन घमंडी सुलोचना मुंह बनाकर प्लेट सरका देती है। अरे बस करो, क्यों इतना बेकार खाना खाकर ड्रामा कर रहे हो? मटर पनीर में हल्दी नहीं है, फीकी सब्जी बना दी। सुलोचना, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बहू ने बहुत अच्छा खाना बनाया है और तुम हल्दी देखकर क्यों जानबूझकर बहू के काम में कमी निकाल रही हो? खाने का स्वाद देखो, रंग रूप नहीं। सुनो, अपनी बहू का पक्ष लेना बंद करो। कोई मेहमान आ गया ना, देखते ही खाना मना कर देगा, खाने से भले ही कितना अच्छा क्यों ना बना हो। माँ बस कीजिए ना, भाभी को घर में आए हुए 2 दिन नहीं हुए और आप शुरू हो गई हैं। उन्हें इस घर में ढलने तो दीजिए। चुप कर तू। सब लोगों को मैं पागल नजर आती हूँ ना? बन लो सब नई बहू के वकील, लेकिन मैं भी सास हूँ, सास। माफ कर दीजिए माँ जी, आगे से खाने में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। यह सुन सुलोचना बहू को नजरअंदाज करके चली जाती है। अगले दिन बहू जब घर की सफाई कर रही होती है तो सास जानबूझकर हॉल में मिट्टी की चप्पल लाकर जगह को गंदा कर देती है। क्यों नास पीटी करमजली, तूने हॉल में सफाई कर दी? हाँ माँ जी, हॉल साफ करने के बाद ही मैं आगे के कमरे साफ कर रही हूँ। निकम्मी, तूने ये सफाई की है? यहाँ पर तो मिट्टी ही मिट्टी हो रही है। दोबारा से यहाँ पर झाड़ू पोछा कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ऊपर की फ्लोर तूने साफ किया? ये सब कुछ तुझे साफ करना है, समझी? और वो भी रोज। जी माँ जी, मैं सब करती हूँ अभी। तुझसे बुरा कोई है भी नहीं सुलोचना। अपनी आंखों से मैंने खुद देखा है, तुम्हें गंदी चप्पल लाकर हॉल गंदा करते हो। पर मेरी बहू को भी खुद से मजबूत होना होगा। सास की बात सुन माधवी दोबारा से वहां झाड़ू पोछा करती है। घर को ऊपर से लेकर नीचे तक साफ करती है। इस घर की बड़ी बहू बनकर आई है ना, देख तेरे काम में कमी निकाल निकाल कर मैंने तुझे रुला दिया ना, तो मेरा नाम भी सुलोचना देवी नहीं। इसके बाद सास बहू के हर काम में कमी निकालती है। जब वो खाना बनाती है तो उसे गैस की नहीं तवे पर सेकी रोटी मांगती है, जिससे बहू का बहुत बार हाथ जल जाता है। और कभी कभी तो आधी रात को बहू को जगाकर बहू से रात में ही सफाई करवाने लगती है। वॉशिंग मशीन होने के बावजूद भी हाथ से कपड़े धुलवाती है। एक बार तो तब हद हो गई जब बहू का हाथ भी गरम कुकर से जला देती है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। ये देख घर वालों को बहुत बुरा लगता है। बेटा, मैं बहू को इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकता। तेरी माँ उस पर बहुत जुल्म करती है और तेरा बड़ा भाई, वो तो माँ का लाडला है, कुछ नहीं बोलेगा। पापा, मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहता हूँ। मेरी बीवी आएगी तो माँ का ध्यान भाभी पर से हट जाएगा और मेरी बीवी के साथ माँ कुछ कर नहीं पाएंगी, क्योंकि वो बहुत तेज है, गांव की नहीं है। और मैं पीहू से शादी भी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर शादी की तैयारी करते हैं। अब तेरी भाभी इस घर में और नहीं रोएगी। रोहन अपनी माँ से लव मैरिज की बात करता है। सुलोचना उसको भी मना कर देती है। फिर पीहू के अमीर और दहेज की बात सुनकर शादी के लिए मान जाती है। लेकिन इस बार सुलोचना को पता नहीं था कि आगे उसका क्या अंजाम होने वाला है। धूमधाम से रोहन और पीहू की शादी हो जाती है। ससुर के कहने पर बड़ी बहू दोनों का गृह प्रवेश करवा रही होती है तो सास धक्का मार के पीछे कर देती है। अभी मैं मरी नहीं हूँ जो तू मेरा हक छीनने के लिए आ गई है। बहू का गृह प्रवेश मैं करवाऊंगी। सुलोचना, कभी तो अपना बड़ापन दिखाया करो।
सासू माँ, आप पर ये थाली वाली पकड़ना शोभा नहीं देता। दीदी को ही मेरा गृह प्रवेश करवाने दीजिए। आप क्यों खामखा चावल का कलश रखकर अपनी कमर में दर्द कराना चाहती है? क्योंकि आगे आपको बहुत दर्द सहना है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब कुछ नहीं माँ जी। लगता है पापा 2-4 दिनों में एंटरटेनमेंट शुरू होने वाला है, पॉपकॉर्न का अरेंजमेंट कर लेना। हाँ बेटा। बाप बेटे चुपकर हंसी के ठाके मारते हैं। इतने में माधवी अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवा देती है। सब अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन छोटी बहू जब अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर खिलाती है, जानबूझकर सास की सब्जी में कम नमक मिर्ची डालती है। बहू, खाना देने से पहले एक बार चेक तो कर लेती, इसमें तो नमक मिर्ची नहीं है। क्या कहा? इसमें नमक मिर्च कुछ नहीं है? बताइए पापा जी, रोहन जेठ जी, इसमें कम नमक मिर्च है? नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत बढ़िया खाना बनाया है तुमने। तभी पीहू जानबूझकर सास के खाने में एक्स्ट्रा नमक मिर्ची डाल देती है, जो कि खाने में सुलोचना को बहुत बेकार लगता है। फिर भी पीहू जबरदस्ती सुलोचना को रोटी सब्जी खिलाती है। बहू, ये तू क्या कर रही है? मुझे बहुत नमक मिर्च लग रही, पानी दे। नहीं, पहले आप मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाओ। मुझे यहाँ आकर पता चल गया कि आपको खाने में कमी निकालने की बहुत गंदी आदत है। पीहू जबरदस्ती सुलोचना के मुंह में खाना ठूसती रहती है और उसे पानी भी नहीं देती। सब लोग हंसी को छुपाते हुए हंस रहे होते हैं। बस करो आप लोग, मम्मी को पानी दे दो। ये लीजिए पानी। आई होप आगे से आप किसी के काम में कमी नहीं निकालेंगी। बेचारी सुलोचना वहां से उठकर चली जाती है। कुछ देर बाद वो माधवी को सफाई के लिए टोकती है। जा जाकर ऊपर के फ्लोर की सफाई कर, उसके बाद कपड़े धोने हैं तुझे। और हाँ, वॉशिंग मशीन से नहीं, हाथ से धोएगी। माँ जी, मेरे हाथ में दर्द है, मैं वॉशिंग मशीन से कपड़े धो लेती हूँ आज। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, अभी बताती हूँ तुझे। सास माधवी पर हाथ उठा रही होती है कि पीहू आकर सुलोचना का हाथ मोड़ देती है। अरे राम, अरे पीहू बहू क्या कर रही है? मेरा हाथ छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। हाँ तो आपको अपना हाथ का दर्द दिखाई दे रहा है, जेठानी जी का हाथ का दर्द नहीं दिखाई दे रहा। चलिए अब खुद जाकर कपड़े साफ कीजिए और ऊपर के फ्लोर की सफाई भी। मैं नहीं जाऊंगी। बोल, तू क्या करेगी? तभी पीहू और हाथ मरोड़ देती है। नहीं काम करोगी तो मैं आपके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। पीहू, ऐसा मत करो, माँ जी को दर्द हो रहा है, मैं अकेले कपड़े साफ कर लूंगी। नहीं दीदी, इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ किया है, थोड़ा इनको भी तो पता चले काम में कमी कैसे निकालते हैं। माँ जी, अगर मुझे कपड़े साफ नहीं मिले ना तो आपसे कपड़े दोबारा धुलवाऊंगी। हाँ, मैं कपड़े खुद साफ करूंगी, अब तो मुझे छोड़ दे मेरी माँ। जब आप किसी के हमदर्द नहीं बन सकते तो उसका सरदर्द बन जाओ। और माँ जी, मैं आपका वही सरदर्द हूँ। बेचारी सुलोचना पीहू के कहने पर घर की सफाई करती है और हाथ से कपड़े भी धोती है। बेचारी घमंडी सुलोचना को पीहू ने 4 दिन में सास को नानी याद दिला दी। उसने बड़ी बहू पर जो भी अत्याचार किए थे, छोटी बहू सारी चीज का बदला ले लेती है, चाहे तवे पर हाथ से रोटी पकाकर हाथ जलाने का हो या खाने में कमी निकालने का हो। एक दिन पीहू घर से बाहर मार्केट चली जाती है। उसने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया था। ये बात सुलोचना को नहीं पता थी। तभी वो माधवी पर अत्याचार करने लगती है, जिससे उसका सिर दीवार में लग जाता है और सिर से खून आने लगता है। वापस आने पर पीहू हल्ला करके पुलिस को बुला लेती है। माँ जी, आपने ये ठीक नहीं किया, आपने जेठानी जी को मारा है ना। ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। अब देखना, पुलिस आपको जेल में डाल देगी जहां आप चक्की पीसेंगी। बुढ़िया, तूने जो अपनी बहू के साथ किया है उसके लिए आईपीसी की धारा 354 के तहत तुझे 2 साल की सजा मिलेगी और तेरे सबूत को देखने के बाद तुझे फांसी की सजा दे देंगे। चक्की, नहीं नहीं बहू, नहीं पुलिस मैडम, आप मुझे मत ले जाओ, मैं जेल नहीं जाना चाहती, मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। जेठानी जी, आप नहीं बोलोगी तो कोई फायदा ही नहीं है किसी चीज का, क्योंकि आपके सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी इन्होंने आपके हर एक काम में कमी निकाली है। तुम सही कह रही हो पीहू, अब मैं इनका अत्याचार और नहीं सहूंगी। इन्होंने मुझे ताने दे देकर मार दिया और मेरा ही पति मेरे साथ खड़ा नहीं हो पाया और आपने मुझे मारा है, उसकी फुटेज पुलिस देख लेगी। बहू, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दे, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैंने सब कुछ जानबूझकर किया है, सिर्फ इसलिए कि तुझे पसंद नहीं करती थी। मुझे एक मौका दे दे। ठीक है, मैंने आपको माफ किया। इंस्पेक्टर, आप यहाँ से चले जाइए, मैं इनके खिलाफ कोई केस नहीं करना चाहती। बढ़िया, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है, वरना कोर्ट के चक्कर काट काट कर बाकी की आधी उम्र वहीं बीत जाती।
इस तरह सुलोचना अपनी बड़ी बहू से माफी मांगकर खुद को सुधार कर दोनों बहू के साथ खुशी खुशी रहती है। बहू, हमारा छोटा सा घर है, हम तुम्हारे जितने अमीर नहीं हैं, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। बबीता घर आ जाओ, मैंने कमरे की सफाई कर दी है। माँ, क्या अब से हम लोग कमरे के बाहर सोएंगे दादा दादी के साथ? हाँ बेटा। इस तरह रेशमा कमरे की सफाई कर देती है और बबीता कमरे में आराम करती है, तो वहीं शांति अपने बेटे से अकेले में बाहर जाकर बात करती है। बेटा, तूने ये बिल्कुल सही नहीं किया। वो कितनी अमीर है, हम कितने गरीब। उसके माँ बाप ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। वो तेरी मालकिन थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो कैसे रहेगी यहाँ। हमारा घर जो है बस ये एक कमरे और एक हॉल का है, जिसमें भी इतना आधी में रसोई है। माँ, हम एक दूसरे को पसंद करते थे और बबीता मेरे हालातों से वाकिफ थी। ये उसी की मर्जी थी। अब आप ज्यादा सोचिए मत, सब ठीक होगा। रवि बबीता के पिताजी की फैक्ट्री में छोटी मोटी नौकरी किया करता था और वहीं बबीता और रवि की मुलाकात हुई थी। वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, पर बबीता के पिता इस शादी के खिलाफ थे। इसीलिए बबीता अपने पिता के खिलाफ जाकर रवि से भागकर शादी कर लेती है। हालांकि रवि के घर वाले उसे अपना लेते हैं, पर वो इस सोच में डूबे रहते हैं कि वो अपनी अमीर बहू को अपने एक कमरे के छोटे से मकान में कैसे रखेंगे। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। जहां एक तरफ रवि और बबीता कमरे में सो रहे होते हैं, तो वहीं पूरा परिवार कमरे के बाहर सो रहा होता है। बाहर कितने मच्छर काट रहे हैं मुझे तो नींद नहीं आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी तुम्हारी चाची से एक चादर मांग लेती हूँ, तुम उसे ओढ़कर सो जाना। रेशमा, चादर के साथ एक तकिया भी ले लेना। बिना तकिया के नींद नहीं आ रही, सब अंदर रखा है। मुझे भी यहाँ सोने में बड़ी दिक्कत हो रही है। कितनी कम जगह है। पहले माँ बाप और मैं अच्छे से सो जाते थे, पर अब इतने लोग हो गए हैं कि मैं दब रही हूँ। कोई बात नहीं काजल, तुम आराम से सो जाओ, मैं बैठकर रात गुजार लूंगी। इतना बोलकर रेशमा कमरे का दरवाजा खटखटाती है, जिस वजह से बबीता की नींद खराब हो जाती है। क्या हुआ भाभी, आप इतनी रात को दरवाजा पीट रही हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ देवर जी, सब ठीक है। वो राजू को मच्छर काट रहे थे, तो सोचा कि एक चादर मांग लूं और एक तकिया भी दे देना। जानते हो ना, तुम्हारे भैया को बिना तकिए की नींद नहीं आती। सब अंदर ही रखा है। तकिया और चादर लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं जिठानी जी, हम एक परिवार हैं। ये लीजिए तकिया और चादर। रेशमा तकिया और चादर लेकर आती है, जहां रेशमा अपने बेटे को चादर उड़ा देती है और खुद बैठकर रात गुजारती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक रात। बबीता, खाना बन गया क्या? रात काफी हो रही है और इस वक्त तक राजू सो जाता है। माफ करना दीदी, काजल ने मिट्टी का चूल्हा जलाकर तो दे दिया, पर मुझे इस पर खाना बनाना ही नहीं आता। अरे बहू, कोई बात नहीं। अगर तुझे खाना बनाना नहीं आता तो कोई जरूरत नहीं है। हम समझ सकते हैं तुझे यहाँ कितनी दिक्कत हो रही होगी। बहू, तू और काजल मिलकर खाना बना ले। पहले ही रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और अब रेशमा काजल के साथ मिलकर खाना बनाती है, जिस वजह से सभी की आंखों में नींद भरने लगती है और राजू घर वालों को परेशान करने लगता है। दादी, बिस्तर लगा दो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। बेटा, अभी किसी ने खाना नहीं खाया, पहले सबको खाना खाने दो, उसके बाद सो जाना। कोई बात नहीं जेठ जी, राजू बच्चा ही तो है। राजू, तुम कमरे में जाकर सो जाओ। राजू को परेशान होता देख बबीता उसे अपने कमरे में सुला देती है और कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। अब राजू कमरे में सोया होता है, तो उसे बबीता वहीं सोने देती है। रवि जमीन पर बिस्तर कर लेता है, पर राजू रात में नींद में पैर मार मार कर बबीता को सोने नहीं देता, जिससे वो परेशान हो जाती है, पर कुछ कहती नहीं है। समय यूं ही बीतता है और एक रात जब बबीता को प्यास लगती है, तो वो आधी रात को पानी पीने के लिए कमरे के बाहर आती है, जहां वो बाकी घर वालों को जमीन पर सोता हुआ देखती है और काजल, रेशमा, जिन्हें जमीन पर लेटने की जगह नहीं मिली थी, तो वो बैठकर ही सो रही होती हैं। ये देख उसे काफी बुरा लगता है। मेरे आने के बाद सभी घर वालों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। आखिर ऐसा क्या करूं कि सबकी परेशानी खत्म हो जाए। इतना सोचकर आराम से बबीता मटके से पानी निकालने लगती है, पर तभी शांति की आंख खुल जाती है और वो अपनी बहू को जैसे ही आवाज देती है, उसके हाथों से पानी का गिलास छूट जाता है और पूरा फर्श गीला हो जाता है। माँ जी, मैं हूँ, माफ करना। आपकी आवाज सुनकर मैं थोड़ा डर गई और मेरे हाथ से पानी का गिलास छूट गया। बहू, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी, जो मैंने अचानक से आवाज लगा दी। कोई बात नहीं, तू पानी पीकर सोने के लिए चली जा, इधर मैं साफ कर लूंगी। छोटा सा घर और एक कमरा होने की वजह से न सिर्फ बबीता को बल्कि पूरे घर वालों को काफी परेशानी हो रही थी। अब और बबीता से ये सब देखा नहीं जाता और अगली सुबह जब पूरा परिवार बैठा होता है, तो बबीता सबसे बोलती है।
मुझे कोई परेशानी ना हो इसलिए आप सब कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, पर आखिर हम एक कमरे में कैसे रहेंगे? मैं और आप लोगों को अपनी वजह से तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने अपनी खुद की फैक्ट्री संभाल रखी है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जेठ जी और रवि की तरह ही मैं भी कोई काम कर लूँ। देवरानी जी, आपके आने से पहले भी तो हमें ऐसी ही परेशानी थी, तो आप ऐसा मत सोचो कि आपकी वजह से कुछ हो रहा है। हाँ बबीता, और हम लोग पैसे जोड़ रहे हैं। भगवान ने चाहा तो 1-2 साल में हम एक और कमरा बनवा लेंगे। नहीं जेठ जी, 1-2 साल अभी बहुत दूर है और एक कमरे से कुछ नहीं होगा। मैं 2 मंजिल का मकान बनवाना चाहती हूँ और मैं ये आने वाले 6 महीने में करके ही दिखाऊंगी। बस आप लोगों का साथ चाहिए। अगर ऐसी बात है देवरानी जी, तो मैं आपके साथ हूँ। इस तरह सभी घर वाले बबीता का साथ देते हैं और उसी दिन बबीता काम की तलाश में बाहर जाती है और उसे एक जूते की फैक्ट्री में मैनेजर जॉब मिल जाती है। क्योंकि बबीता के पिता की फैक्ट्री भी जूते की थी, इसलिए वो अच्छे से काम संभाल लेती है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और एक दिन, सर, मुझे इस काम में 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप मुझे एक मौका दो तो मैं नए नए क्लाइंट जोड़ सकती हूँ आपके साथ। मैं बहुत अच्छी मार्केटिंग करती हूँ। अपने पिता की फैक्ट्री भी मैंने ही संभाल रखी थी और सारे डीलर्स से मैं खुद बात करती थी। तुम्हारा काम देखकर तुम्हारी काबिलियत दिखती है। अब तो मैं अपनी फैक्ट्री की बागडोर तुम्हारे हाथ में देता हूँ। बस मेरी फैक्ट्री को 7वें आसमान पर पहुंचा दो। पर सर, मैं आपके लिए इतना काम करूंगी तो बदले में मुझे भी 30% चाहिए। तुम्हें 30 क्या 50% मिलेगा। बस तुम मन लगाकर काम करो। अब क्या था, अब बबीता और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है और उसके मालिक के साथ इतने सारे क्लाइंट जुड़ जाते हैं कि उसके मालिक का काम तेजी से बढ़ने लगता है और 4 महीने में ही बबीता 4 लाख रुपए कमा लेती है। तो वहीं रेशमा भी अपने खाली समय में सिलाई कर रही होती है और एक दिन, रवि, माँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, मैंने 4 लाख जोड़ लिए हैं और मैंने मिस्त्री से भी बात कर ली है। कल से ही हमारे घर बनने का काम शुरू हो जाएगा और मैंने सोच लिया है हम 2 मंजिल का मकान बनाएंगे जिसमें 4 कमरे होंगे। बहू, 2 मंजिल का मकान, वो भी 4 कमरे, इसमें तो बहुत पैसे खर्च होंगे। हाँ बबीता, इसलिए तुम मेरी सिलाई के भी सारे पैसे रख लो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। नहीं दीदी, आप इन पैसों को घर की जरूरत के लिए रखो, राजू की फीस भरने के काम आएंगे। मैं अकेली सब संभाल लूंगी। भाभी, आपने कर दिखाया। अब अगले ही दिन घर में मिस्त्री आते हैं और रेशमा की बताए अनुसार रवि मिस्त्री को काम समझा देता है। हमें यहाँ 2 कमरे, 1 वॉशरूम और 1 रसोई चाहिए और ठीक ऐसे ही ऊपर भी 2 कमरे होने चाहिए बाथरूम के साथ। इस तरह रवि के घर में काम शुरू हो जाता है। अब जब तक घर में काम चालू था तो सब एक किराए के मकान में जैसे तैसे गुजारा करते हैं और देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। इन 3 महीने में 4 लाख के साथ साथ 1 लाख और लग गए थे जो बबीता ने अपनी मेहनत से कमाई थी। इस तरह 3 महीने में शांति का 2 मंजिल का मकान बनकर तैयार हो जाता है और पूरा परिवार जब अपने घर के बाहर खड़ा होता है तो बबीता कहती है, पापा जी, ये लीजिए कैंची और रिबन काटकर अपने नए घर का उद्घाटन कीजिए और माँ जी, आप इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश कीजिए। ससुर जी नम आंखों से पहले रिबन काटते हैं और शांति कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और बबीता अपने पूरे परिवार की आरती उतार कर उन्हें घर में लाती है और सब पहले नीचे का फ्लोर देखते हैं। बारी बारी से वो सब पहले एक कमरे में जाते हैं, फिर दूसरे कमरे में, फिर किचन में। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये मेरा घर है, 2 कमरे, किचन, सब बहुत बढ़िया है। माँ, विश्वास नहीं हो रहा तो विश्वास कर लो, ये सब आपकी अमीर बहू ने किया है। आपकी अमीर बहू ने हमें 2 मंजिल का घर दे दिया। माँ जी, ऊपर भी घर है, चलिए हम सब ऊपर चलकर देखते हैं, उसके बाद अपनी अपनी पसंद का कमरा रखेंगे। अब पूरा परिवार नीचे का रसोई हॉल और दोनों कमरे देखकर ऊपर जाते हैं जहां राजू अपने लिए एक कमरा पसंद कर लेता है। माँ, मैं तो बुआ के साथ इसी कमरे में रहूंगा, आप लोग देख लो अपना कमरा। हम बुढ़े बुढ़िया ने सारी जिंदगी एक कमरे में अपने परिवार के साथ गुजार दी और आज अमीर बहू की बदौलत हमें अपना अलग रूम मिल रहा है, इसीलिए हम दोनों ऊपर वाला कमरा लेंगे। बहू, तुम दोनों नीचे वाला कमरा ले लो। इस तरह सब लोग अपनी अपनी पसंद का कमरा ले लेते हैं और अपने अपने कमरे में अपना सामान रख लेते हैं और रात में अब दोनों देवरानी जेठानी एक साथ रसोई में खाना बनाती हैं और पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाता है। कितना अच्छा लग रहा है आज अपने 2 मंजिल के मकान में खाना खाते हुए। आज हमारा पूरा परिवार बिना किसी परेशानी के एक साथ खाना खा रहा है। माँ, आज ने सिर्फ बिना किसी परेशानी के हम साथ खाना खा रहे हैं, बल्कि आज हम बिना परेशानी के चैन की नींद भी लेंगे।
पूरा परिवार खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है और बिना किसी परेशानी के सारी रात सोता है और सुबह हंसी खुशी पूरी नींद लेकर उठते हैं और सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। अब तक की सबसे अच्छी रात बीती है हमारी। थैंक यू मेरी अमीर देवरानी, तुम्हारी वजह से ही हमें ये खुशियां नसीब हुई हैं। सभी घर वाले कविता का शुक्रिया करते हैं और वो लोग इसी तरह एक साथ उस घर में रहते हैं।